नमस्कार बच्चों, आज हम इतिहास के पाठ 3 बंधुत्व जाति और वर्ग के विषय में बात करेंगे और हमारी सहायक सामग्री दीर्घ उत्तर और लघु उत्तर रहेंगे और सहायक सामग्री का प्रयोग रहेगा। तो जल्दी से हम सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। स्मरणीय बिंदु है, समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार प्राय साहित्यिक परंपराओं व अभिलेखों का उपयोग करते हैं। यदि इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार विचार, आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य के विश्लेषण से उस समय की सामाजिक श्रेणियां और आचार व्यवहार के मानदंडों को जानने का प्रयास। तो इस पाठ में महाभारत का प्रश्न जो है वो आपका बहुत 2-3 तरह के प्रश्न महाभारत के विषय में आएंगे। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. कथांकर के नेतृत्व में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत हुई। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दीर्घ प्रश्नों में आता है कि किसने महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया। तो ये उत्तर आएगा वी.एस. कथांकर ने। और 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था वही वर्ष है ये, और उसको तैयार करने में 47 वर्ष लगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में एक आ जाएगा कि यहीं पर आप देखिए कि महाभारत के मूल कथा के रचयिता संभवतः बाठ सारथी थे। अब पूछा जाएगा कि रचना किसने की थी महाभारत की, तो भाट सारथी आप बोलेंगे, जिनको सूत कहा जाता है। वे क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और वहाँ की उनकी वीर गाथा गाते थे, लोगों को आके बताते थे। तो जब मूल रचयिता आए तो आप भाट सारथी इसको 1 मार्कर में आंसर करेंगे। फिर आपका एक ये है कि जब साहित्यिक परंपरा से पूछा जाएगा कि साहित्यिक दृष्टि से किन्होंने महाभारत की रचना करी, तो हम तब महर्षि वेदव्यास जी का नाम लेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे आता है धर्मशास्त्रों में और धर्म सूत्रों में हम 4 वर्ण को पढ़ते हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपको पता ही है, ब्राह्मण का काम अध्ययन, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना, करवाना, दान देना और लेना। क्षत्रिय का काम युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। ये इनके कर्म आएंगे। 4 वर्णों के विषय में बताइए, अगर ये प्रश्न आए तो 4 वर्णों के नाम बताएंगे और उनके क्या क्या काम है वो बताएंगे। वैश्य का काम है वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि, गोपालन और व्यापार कर्म। तो आप देख रहे हो, ब्राह्मण अध्ययन करते थे, वेदों की शिक्षा किस किस को देते थे? क्षत्रियों को। क्षत्रिय को वेद पढ़ना, वैश्य को वेद पढ़ना। ब्राह्मण यज्ञ करते थे और करवाते थे, क्षत्रिय का काम यज्ञ करवाना, वैश्य का काम यज्ञ करवाना। ब्राह्मण दान देते थे, लेते थे, यही सेम काम क्षत्रियों का भी माना जाएगा, दान देना। वैश्य का काम दान देना। उसके अलावा वैश्य व्यापार वाले सारे काम जो भी होते हैं वो सब वैश्य किया करते थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, शूद्र क्या करते हैं? तीनों उच्च वर्ग की सेवा, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की। उसके बाद 7वें पॉइंट पे महाभारत की मुख्य कथा वस्तु पितृवंशिकता के आदर्श को सुदृढ़ करती है। पितृवंशिकता क्या होती है बच्चों? पिता के अनुसार आपके परिवार का नाम चलेगा, परिवार के सब लोगों का नाम पिता के वंश के अनुसार चलता है। तो हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे हमारे राज्यों में यही होता है, मातृवंशिता की जगह पितृवंशिता ही अधिकतर पालन में आती है। अधिकतर राजवंश पितृवंशिता का अनुसरण करते थे, महाभारत के समय भी। उसकी कहानी ये दिखाती है। 8वां पॉइंट है, नए नगरों के उद्भव हुए, उससे सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। जब बहुत सारे नगर बनते हैं तो सामाजिक जीवन जटिल होता जाता है, क्योंकि नगरों के बनने से क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें समाज के मानदंड के लिए करनी पड़ती हैं। इस चुनौती का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार करके किया। जब बहुत सारे नगर बनने लगते हैं तो लोगों के लिए एक डिसिप्लिन सेट करना होता है, तो एक आचार संहिता बनाई जाती है। जैसे भारत देश के लिए एक संविधान है जिसके अनुसार हम लोग कार्य करते हैं, इसी तरह उस समय पे एक आचार संहिता तैयार की गई उस समय के समाज के लिए। जैसे धर्मशास्त्रों में आचार संहिता लिखी थी, मनुस्मृति में कि लोगों को किस प्रकार से रहना चाहिए, विभिन्न वर्णों को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, एक आदर्श जीवनचर्या क्या होती है, ये सब हमें नए नगरों के उत्थान के साथ ये सब हमें मिला उनमें, धर्मशास्त्रों, मनुस्मृति में। ब्राह्मणीय पद्धति में लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया। आप जानते हैं कि गोत्र क्या होता है? गोत्र का एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गोत्रों से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं कि गोत्र क्या होता है और गोत्रों में विवाह किस प्रकार से किया जाता है, गोत्रों के नियम क्या हैं। गोत्र हर एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। ऋषि होते तो उनके नाम पर एक गोत्र का चलन होता था। तो ब्राह्मण पद्धति में गोत्र होते हैं। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि गोत्र के नियम क्या होते हैं। गोत्र के नियम हैं
कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को मानना होता है। जब स्त्रियों का विवाह से पहले स्त्रियों को पिता के नाम पर गोत्र होता है और विवाह के पश्चात स्त्री का गोत्र उसके पति का गोत्र होता है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। तो इसमें एक नियम होता है कि एक ही गोत्र के लोग आपस में शादियाँ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हम इसी के और पॉइंट्स देखते हैं। 11वां पॉइंट है जाति शब्द क्या बता रहा है। जाति शब्द के हम बताएंगे इस समय की इस काल की जटिलता को प्रदर्शित करता है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जातियां भी जन्म पर आधारित होती थी। जैसे शुरू में हमारी मनुस्मृति में वर्ण को आपके कर्म के अनुसार डिसाइड किया गया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसको जन्म के अनुसार कर दिया। इसी प्रकार जातियां भी हमारी जन्म के आधार पर हो गई। ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाले संतान को ब्राह्मण माना गया, क्षत्रिय के घर में पैदा होने वाली संतान को क्षत्रिय माना गया। और हम देखते हैं आज भी ऐसा ही है कि जाति और हमारे वर्ण जो है वो जन्म पर आधारित हो चुके हैं। शुरू में ऐसा नहीं था, वर्ण जो था वो कर्म के अनुसार था। 12वें पॉइंट को पढ़ेंगे। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से कुछ समुदाय जैसे निषाद, मल्लेच आदि पर ब्राह्मणीय विचारधारा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका अर्थ है कि निषाद और मल्लेच को किसी भी वर्ण परंपरा में नहीं मानते थे, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, शूद्र। ये कुछ जातियां बाहर थी जो किसी भी वर्ण परंपरा में नहीं थी। ऐसा प्रश्न आ जाए कि आप किसके विषय में कह सकते हैं कि वो किसी भी वर्ण में नहीं थे, तो निषाद और मल्लेच उसका उत्तर आएगा। ब्राह्मणों ने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य मतलब जैसे उसको छूना वर्जित हो, जैसे चांडाल कौन थे? जो मृत्यु के बाद के संस्कार करते थे। मृत्यु के बाद के संस्कार करने वाले लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था। वो वाले कार्य करते थे तो उनको अपवित्र माना जाने लगा। उनके साथ सामाजिक वैमनस्य और अधिक प्रखर हो गया। उनको गांव के अंदर आना मना था। उनके साथ व्यवहार में कुछ अधिक कठोरता आ गई। तो ये हम इनको चांडालों को अस्पृश्य की श्रेणी में रखते थे पहले के समय में। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य की पूरी सूची भी मिलती है कि चांडालों को किस प्रकार रहना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद, अभी पैतृक जायदाद का प्रश्न भी आता है कि जायदाद का किस प्रकार से हिस्सा हुआ करता था। माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों को समान रूप से पैतृक जायदाद मिलती थी, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का अधिकार होता था। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा बेटा, बड़े बेटे को ज्येष्ठ को पैतृक संपत्ति में अधिक अधिकार मिलता था। धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र में विवाह के 8 प्रकार की स्वीकृति होती है। ये 1 मार्कर क्वेश्चन होता है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहले 4 जो प्रकार हैं वो उत्तम अच्छे माने जाते हैं, बाकियों को थोड़ा निंदित माना जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। तो हम देख रहे हैं वर्ण अभी भी 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन जातियाँ हमारी अनलिमिटेड है। हर एक वर्ण के अंदर बहुत सारी जातियाँ हैं। जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था की नई समुदायों से आमना सामना हुआ, यथा निषाद, सुवर्णकार, इन्हीं 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था। उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित की गई। तो ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था जो चल रही थी उसकी आलोचना करते हुए शुरू में बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ उसमें इस वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है। बौद्ध धर्म ने सामाजिक विषमता की उपस्थिति को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि समाज में विषमता है, लेकिन ये भेद जो है नैसर्गिक नहीं है और ना ही स्थायी है, कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया भेद नहीं है और परमानेंट भी नहीं है। तो उन्होंने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया। बौद्ध धर्म का जब प्रसार हो रहा था तो उनके धर्म के अंदर लोग सामाजिक स्थिति को छोड़ते हुए किसी भी सामाजिक स्थिति के लोग आके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकते थे। तो उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया जन्म के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बौद्ध की सामाजिक स्थिति आएगी उसमें आप इस बिंदु को ले सकते हैं। नए नगरों के उद्भव के सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। नगरीय परिवेश में विचारों का आदान प्रदान होता था। संभवतः इसी वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। तो अब ये क्वेश्चन है कि विश्वास और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगे? क्योंकि जब नगर बनते हैं लोग बहुत सारे आके वहाँ बैठते हैं, उनकी आचार संहिता बनती है, तो लोग बैठते हैं तो उनके विचारों का आदान प्रदान होता है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन थोड़ा जटिल होता चलता है जहाँ पे लोग आ जाते हैं। आप देखते हैं कि गाँव की संस्कृति बहुत सिंपल सरल होती है क्योंकि वहाँ बहुत मात्रा में लोग नहीं हैं, बहुत जटिलताएं नहीं हैं। लेकिन शहरों के अंदर सामाजिक जीवन जटिल हो जाता है क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होता है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर आप क्वेश्चन भी क्यों करते हो कि ऐसा क्यों है, किस तरह से करना चाहिए। तो क्वेश्चनिंग होती है आपके विश्वासों पर और व्यवहारों पर।
20वां पॉइंट है, ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। स्त्रियां पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, परंतु स्त्री धन पर उनका स्वामित्व माना जाता था। स्त्री धन वो होता है जो उसको विवाह के समय मिलता है, उस पर सारा स्त्री का ही अधिकार होता है, वो उसकी स्वामिनी होती है। लेकिन पैतृक संसाधनों में स्त्री की हिस्सेदारी नहीं थी। ये हम पुराने समय की बात कर रहे हैं, महाभारत काल के समय की बात करें। आज के समय स्त्री को स्त्री धन पे भी अधिकार है और पैतृक संसाधनों में भी स्त्री का अधिकार होता है। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। अब किसी भी ग्रंथ को, जैसे यहाँ पे महाभारत का विश्लेषण किया जाएगा इस पाठ में, तो आप देखते हो ग्रंथ की भाषा क्या है, वो काल किस काल में लिखी गई, किसने लिखा, क्या लिखा, किसके लिखा गया, ये सारी बातों को सोचते ही हम किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाभारत एक कैसा ग्रंथ है, गतिशील ग्रंथ। ये प्रश्न अनेक बार पेपर्स में आता है, क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। तो जब 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आप बोलेंगे महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, क्योंकि बहुत बड़ा महाकाव्य है और हर बार इसमें अनेक अनेक पाठ अलग अलग भाषाओं में जुड़ते चले गए। लोग इनके विषय में आज भी लिखते हैं अलग अलग भाषाओं में। क्षेत्र विशेष में इनकी कहानियाँ कही जाती हैं, विभिन्न नाटक, विभिन्न किस्से, कहानियाँ, सीरियल्स, बहुत सारे कथावाचक नाटकों द्वारा अनेक प्रकार से इसकी पुनर्व्याख्याएं करते, बार 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 बार। एक बार महाभारत लिखा गया, उसके बाद अनेकों बार इसकी पुनर्व्याख्याएं होती, बार बार व्याख्या करना, उसके विषय में बात करना, उसकी घटनाओं का वर्णन करना, उस पर चर्चाएं करना। इससे पता चलता है कि ये गतिशील ग्रंथ है, इस ग्रंथ में गति रहती है। इस महाकाव्य ने मूर्ति कला को, चित्रकला को, नृत्य कला को और नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान करी। तो जब आप इस प्रश्न का 8 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा, तो मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य कला, नाटक और पुनर्व्याख्या, इन सब के विषय में आप डिटेल में लिखेंगे। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। महाभारत की कथा का वस्तु का संबंध किसने दिया है, ये सारे कुछ प्रश्न हैं। ये मैं जस्ट आपको जल्दी से दिखा देती हूँ, इन सब के उत्तर हम अभी करेंगे। ये 3 प्रश्न हुए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये हमारे सहायक सामग्री के प्रश्न हैं। ये देखिए, मनुस्मृति क्या थी, अगले पे चलिए, नेक्स्ट पेज पे चलिए। अब हम प्रश्न लेते हैं बच्चों। यही सो क्वेश्चंस जो आप हम पढ़ रहे थे, इन सब के उत्तर देखते हैं। जो सपोर्ट सामग्री में आपके है, सहायक सामग्री में ये सारे प्रश्न हैं, उसके उत्तर मैंने लिए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, महाभारत की कथा वस्तु का संबंध किससे है? महाभारत कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लिया हुआ संघर्ष का चित्रण है। ठीक है। उसके बाद धर्मशास्त्र क्या थे? धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रंथ थे जिसमें समाज के लिए बनाई गई आचार संहिताओं का संकलन किया गया है। तो आचार संहिताओं को इसी प्रकार से आप लोग संकलन यानी कलेक्शन किया गया। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। ठीक है, ये उसका टाइम पीरियड है मनुस्मृति का। और ये आपका पूरा पाठ आपका 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का है। तो मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। पितृवंशिता और मातृवंशिता शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पितृवंशिता यानी वह परंपरा जो पिता के पुत्र और फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। मातृवंशिता जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये 4 प्रश्न हो गए हमारे। उसके बाद हम इसको लेंगे, ये हमारा अगला प्रश्न है, विवाह संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह संबंधी बहिर्विवाह पद्धति का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह, बहि का मतलब बाहर होता है, तो बाहर विवाह करना। कहाँ से बाहर विवाह करना? अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। ब्राह्मण पद्धति के अनुसार गोत्र संबंधी नियम बताइए। 2 नियम आपको पता है। विवाह के पश्चात स्त्री का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र होता है और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। 2 नियम। धर्मशास्त्रों के अनुसार स्त्रीधन किसे कहा गया है? विवाह के समय स्त्री को मिले उपहार को स्त्रीधन कहते हैं, इस पर स्त्री का अधिकार होता है। महाभारत के मूल लेखक कौन थे? अब ये प्रश्न आ जाता है तो आप इसको भारसारथी बोलेंगे और साहित्यिक दृष्टि से वेदव्यास जी बोलेंगे। मातृ नाम के उदाहरण हमको कहाँ मिलते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहद वर्ड डालेंगे
आ की माता अरण्यक, बृहद अरण्यक को जोड़ के बृहदारण्यक उपनिषद, ये आपका खालिस्तान में आ जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, त्रिपिटक यानी 3 टोकरी, ये इसका प्रमुख ग्रंथ है। यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मिलती है। वन व्यवस्था में कुल कितने वर्ण हैं? 3, 4, 5। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं वन व्यवस्था में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 12 कि मनुस्मृति की रचना कब की गई थी, उसका संकलन कब हुआ था? अभी हमने पढ़ा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, ये वाला डी आंसर आएगा। सब ऑप्शंस में से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। वणिक शब्द का प्रयोग कब हुआ? कारीगरों के लिए हुआ, किसानों के लिए हुआ, व्यापारियों के लिए हुआ, सैनिकों के लिए हुआ? तो वणिक शब्द का प्रयोग व्यापारी को के लिए हुआ। वणिक यानी जो व्यापार करते थे। उसके बाद युग्म सुमेलित कीजिए, यहाँ पर आपको मिलाना है। रामायण को आप किससे मिलाएंगे? रामायण को वाल्मीकि से, बौद्ध ग्रंथ से, धर्मशास्त्र से, पाणिनि से, ये कई सारे ऑप्शंस हैं। त्रिपिटक को किससे मिलाएंगे? तो जो आपको जैसे समझ में आए वो आपको सोचना होगा कि ये क्या होना चाहिए। तो आप देखिए कि रामायण अगर हम देखते हैं तो महाभारत आपको पता है वेद व्यास जी, महाभारत को वेद व्यास जी से मिला लीजिए, ये जोड़ दिया। अष्टाध्याय आपको पता है, जो जो समझ में आए, जैसे त्रिपिटक अभी आपको याद हो गया था बौद्ध ग्रंथ से। ठीक है, अब आप सोचिए कि वाल्मीकि ने करी थी रामायण की रचना, ये बन गया। ठीक है, अब आपको डाउट आ रहा है कि मनुस्मृति किसकी होगी? पाणिनि होगा, धर्मशास्त्र होगा। अभी आपने धर्मशास्त्र में पढ़ा था कि मनुस्मृति ने धर्मशास्त्र में आचार संहिता को उल्लंघन किया, उल्लेख किया है, और अष्टाध्यायी हो गई हमारी पाणिनि की। तो इस हिसाब से सोचो यह कॉम्बिनेशन कहाँ बनता है? रामायण का वाल्मीकि के साथ में, तो एक का बी के साथ में। ठीक है, ये बी हुआ, A B C D E। तो रामायण का 1 के साथ बी, 1 के साथ बी, इन तीनों में 1 के साथ बी है, तो तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। सेकंड देखो महाभारत का C, वेद व्यास, A B C, तो सेकंड का C, तो सेकंड C सिर्फ इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, तो आपका ये वाले सारे ऑप्शन सही होंगे, इसको मिला लीजिए। थर्ड का E के साथ, ये सही आ रहा है। फोर्थ त्रिपिटक A के साथ, मनुस्मृति धर्मशास्त्र के साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके सारे A आंसर आना चाहिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, ये प्रश्न यहीं पर ही हो गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे अब बड़े प्रश्न शुरू हो रहे हैं कि थोड़े से लंबे क्वेश्चंस हैं। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। इस चुनौती का प्रक्रिया में ब्राह्मणों ने क्या किया? जब जीवन जटिल हो गया थोड़ा, तो उन्होंने क्या किया? अभी हम बात कर ही रहे थे कि जब जीवन थोड़ा जटिल हो गया तो इस चुनौती की प्रक्रिया में ब्राह्मणों ने आचार संहिता बनाई, इस चीज़ को कैसे फॉलो किया जाए, कैसे काम किया जाए। तो इसके जवाब में उन्होंने आचार संहिता बनाई, जिसका पालन विशेष रूप से ब्राह्मण और बाकी समाज को इसका अनुसरण करना होता था। 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र नामक संस्कृत ग्रंथों में कर दिया गया। पहले उन्होंने बनाया, फिर इनको राइटिंग में भी इन दोनों ग्रंथों में लिखा गया, और में सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, और सभी वर्णों को इसका पालन करना होता था। इस तरीके से उन्होंने इस चुनौती का सामना किया। महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना थी, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में ये हर 2 साल में ज़रूर आ जाता है। तो V.S. कथांकर ने सम आलोचनात्मक संस्करण जब आप देखेंगे तो ये 1919 में इसका सम आलोचनात्मक संस्करण V.S. कथांकर ने किया। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, 1919 में लागू की गई, क्योंकि इस परियोजना को पूरा होने में 47 ईयर्स का टाइम लगा, 47 वर्ष का समय लगा। देखो 1919 में ही शुरू हुई थी, इतने समय तक इस पे काम होता रहा। देश के अलग अलग भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की पांड्यलिपियों को एकत्रित किया गया। देश के हमारे पूरे ऊपर से नॉर्थ से लेकर साउथ तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, सभी अलग अलग लिपियों में महाभारत पे सबने रचना लिखी हुई है। सभी पांडुलिपियों को, यानी कि पांडुलिपियाँ क्या है, जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है उसको इकट्ठा किया, उनके श्लोकों का चयन किया जो एक सब पांडुलिपि में थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उन सबको चयन करके वो लिखा जो सब में सेम है, और वो भी लिखा जो अलग है, और फिर इसको इकट्ठा करके इसको प्रिंट कराया गया। तीसरा प्रश्न है, ब्राह्मणीय पद्धति में स्त्रियों का गोत्र कैसे निर्धारित होता था? गोत्र के 2 नियम थे। विवाह के बाद स्त्री का गोत्र पिता का गोत्र की जगह पति का गोत्र माना जाता था विवाह के पश्चात, और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक समाज में नए नगरों के उदय ने सामाजिक जीवन को किस तरह जटिल बना लिया?
इस काल में नगरों के उद्भव के कारण सामाजिक जीवन अधिक जटिल हो गया। ये आप समझ ही जाइए, हम हर संस्कृति जब भी इतिहास में पढ़ते हैं, जहाँ भी नगरों का उदय होता है वहाँ पे सामाजिक आर्थिक संबंध अधिक जटिल होते जाते हैं। तो हमारे नगरों के उदय ने जीवन को जटिल बनाया। लोग दूर से आके रहने लगे। जैसे आप देते हैं कि भारत में बम्बई में, दिल्ली में, मद्रास, चेन्नई और कोलकाता, 3-4 शहर ऐसे हैं जहाँ पे लोग दूर दूर से आके बसते हैं। तो नगरों का यहाँ पे अधिक, जहाँ पे फैलाव हो जाता है वहाँ पे लोग आने लगते हैं, वस्तुओं की खरीद फरोख्त होने लगती है। नगरीय परिवेश में विचारों का आदान प्रदान भी होता है। इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए जाते हैं। जहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपने अकॉर्डिंगली वो पूरे नगर को सेटल कर देते हैं, अपने नियम बना देते हैं, आचार संहिताएं बन जाती हैं। और फिर जब लोग इकट्ठे होते हैं वो अपने विश्वासों को और व्यवहारों पे क्वेश्चनिंग भी करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर चेंजेस आते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि आजकल जैसे हम सब शहरों में इकट्ठे मिलके रहते हैं, तो अब हम बात करें प्लास्टिक पे काम नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, पोल्यूशन कैसे कम किया जाए, तो अपने विश्वास और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह चलाते हैं और उसके हिसाब से फिर हम अपनी चीज़ों में बदलाव लाते हैं। तो इसको हम कहेंगे सामाजिक जीवन धीरे धीरे जटिल होता जाता है, जहाँ पे नगरों का प्रादुर्भाव होता है, नगरों का परिवेशीय उसमें फैलाव होता है। प्रश्न नंबर 4, आरंभिक समाज में नए नगरों के उदय ने सामाजिक जीवन को किस प्रकार जटिल बना दिया। ये हमने अभी पढ़ लिया है इस प्रश्न को, ये अभी कंप्लीट हुआ था। उसके बाद 5वां प्रश्न देखिए, सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण के संदर्भ में मूलक संस्कृत ग्रंथों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो जब हम सामाजिक इतिहास को समझना चाहते हैं, उसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं, आज हम पुरानी चीज़ों के विषय में बात कर रहे हैं, तो पुनर्निर्माण कर रहे हैं सामाजिक इतिहास का, तो इसमें संस्कृत ग्रंथों की क्या भूमिका है। अगर हम संस्कृत ग्रंथ को लेते हैं आदर्श के रूप में कैसे ले सकते हैं, तो आप ये देखेंगे संस्कृत ग्रंथों में समाज के नियमों की जानकारी मिलती है। इसलिए हम पुराने समाज को समझना चाहते हैं तो संस्कृत ग्रंथों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि समाज के नियमों की जानकारी वहीं से मिलती है। लोगों की जीविका, उनका व्यवहार, उनके आदर्श की जानकारी मिलती है। जीविका का मतलब वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे, किस प्रकार उनके घर में आमदनी होती थी, वो कैसे व्यवसाय करते थे, व्यवहार उनके आपस में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार होते थे और उनके क्या आदर्श थे, किन नियमों का पालन करते थे। इन सब की जानकारी भी हमें संस्कृत ग्रंथों से मिलती है। उनके विवाह के नियम क्या थे, संपत्ति के अधिकार क्या थे, आचार संहिताओं की जानकारी भी हमें संस्कृत ग्रंथों से मिलती है। संस्कृत ग्रंथ में मिले हुए साक्ष्यों से इतिहासकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए, क्योंकि इसी से उन्होंने, इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने उस समय को समझने का प्रयास किया है। इसी की सहायता से इतिहास का पुनर्निर्माण आसान हो गया है। अब एक मंदसौर अभिलेख को आप देखते हो तो वहाँ पे जटिलता नज़र आती है सामाजिक प्रतिक्रियाओं की। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मंदसौर अभिलेख इनकी झलक देता है, सामाजिक प्रतिक्रियाओं की जटिलता की झलक दिखा रहा है। क्योंकि मंदसौर जो है वो मध्य प्रदेश में मिला हुआ एक अभिलेख है, जिसमें रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन है। श्रेणी व्यवसाय करने वाले लोगों का एक ग्रुप होता था जो रेशम के कामों में लगे थे, तो रेशम की श्रेणी, रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मिलता है मंदसौर के अभिलेख में। और इस अभिलेख में जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की एक झलक आ रही है। श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि मिल रही है कि श्रेणियाँ किस तरह से काम करती थी। अंतर्दृष्टि मतलब वो अंदर किस प्रकार से उनके आचार विचार होते थे, कैसी बातचीत होती थी, किस तरह व्यापार को बढ़ाते थे, उनके विषय में हमें एक दृष्टि मिलती है। श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। सदस्यता शिल्प में मतलब विशेषज्ञता मतलब स्किल होना चाहिए। इस श्रेणी में लोगों को शामिल करने के लिए विशेषज्ञता के आधार पर, यानी उनके अंदर वो एप्टीट्यूड है कि नहीं, उनके अंदर वो उस चीज़ का कुछ कौशल है कि नहीं, उस पर निर्भर करता था। लेकिन कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे, कुछ लोग दूसरी जीविका को भी अपनाते थे। मनुस्मृति में वर्णित चांडालों के कर्तव्य का वर्णन करें। भी पीछे 1 मार्कर में क्वेश्चन भी गया था ये, कि चांडालों के क्या कर्तव्य हैं, ये मनुस्मृति में लिखे हुए हैं। क्या बोला जाता था उनके विषय में कि उनको गांव से बाहर रहना है, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना है, मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनने हैं और लोहे के आभूषण पहनने हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि चांडालों के प्रति थोड़ा सा जीवन, बहुत उनका जीवन कठिन था जिस तरह का इनके साथ ये था। और इसके बाद में फिर इन सब चीज़ों पर बातें की गई। आदि शंकराचार्य जी ने आके इन सब का पुनरुत्थान किया है। लेकिन मनुस्मृति पे जब प्रश्न आएगा तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि मनुस्मृति में लिखा है गांव से बाहर रहेंगे, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे, मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनेंगे और लोहे के आभूषण धारण करेंगे। उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है, महाभारत के समाजकालीन पुरुष प्रधान था। कोई 3 तर्क देके हमको बताना है कि पुरुष समाज का था महाभारत काल। महाभारत के समय में पितृवंशिता होती थी। तो
पितृवंशिता के उनके आधार पर ही सारे काम होते थे। संपत्ति का अधिकार जो है वो पुरुषों के ऊपर और ज्येष्ठ पुरुष के ऊपर होता था। ये तर्क हुए हमारे। उसके बाद एक प्रश्न आपका है, वर्णित काल की जाति व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बताइए। वर्णित काल की जाति व्यवस्था की 3 विशेषताएं। वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। जाति व्यवस्था की विशेषताएं बतानी है आपको। वर्णित काल की जाति व्यवस्था की 3 विशेषताएं। तो जाति व्यवस्था की 3 क्वालिटीज़। वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। वर्ण की संख्याएं 4 थी, लेकिन जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। जहाँ कहीं भी ब्राह्मणों का सामना हुआ नए समुदाय से हुआ जिन्हें वर्ण में समाहित करना संभव नहीं था, उन्हें जातियों में वर्गीकरण कर दिया गया। कि जहाँ भी हमें एक नया ग्रुप मिला जिसको वो वर्ण में नहीं मिला पा रहे थे, तो उन्होंने उसको जाति के अंदर मिला दिया। क्या महाभारत के समय स्त्री पुरुष संपत्ति पर समान अधिकार रखते थे? आपको क्या लगता है? तर्क सहित बताइए। महाभारत के समय स्त्री और पुरुष संपत्ति पर भिन्न भिन्न अधिकार रखते थे। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाता था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का अधिकार होता था। स्त्रियों को इस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं था। पैतृक संपत्ति पर स्त्री को अधिकार नहीं था, लेकिन विवाह में मिले हुए जो उपहार स्त्रीधन कहलाते थे उस पर स्त्री का अधिकार होता था। तो आप देख रहे हो सेम चीज़ें ही बार बार आ रही है। जितनी बार आप ये सुनोगे ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको याद हो जाएंगे और बहुत ही आसान है ये पार्ट। इसमें बिल्कुल भी नंबर लाना कठिन नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है? इस पर भी हम बात कर चुके हैं। 3 तर्क दीजिए। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ था क्योंकि इसका विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ। शताब्दियों तक इसका पाठांतर अलग अलग भाषाओं में होता रहा। अनेक कहानियों को इसमें समाहित किया गया। शताब्दियाँ, आप देख रहे हैं महाभारत काल को बीते कितना समय हो गया, लेकिन आज तक भी अनेक भाषाओं में महाभारत पर चीज़ें लिखे जाते हैं, काव्य लिखे जाते हैं, इनकी पुनर्व्याख्याएं की जाती हैं, अनेक कहानियाँ इसमें डाली गई हैं, इन पे नाटक नाटिकाएं सीरियल्स आप देखते हो, वक्ता इस पे बात करते हैं। इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं होती हैं। आज के वक्ता जो हैं वो भी इन पर बातें करते हैं, इनकी व्याख्याएं करते हैं। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला में, चित्रकला में इसमें दर्शाया गया। तो हम कह सकते हैं महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। इस ग्रंथ में गति है, ये समाप्त नहीं होता। इसके में नित्य नई नूतन चीज़ें इसमें जुड़ती चली जाती हैं। हम देखते हैं बच्चे नुक्कड़ नाटक करते हैं, उसमें भी महाभारत के अनेक उदाहरण वो लेते हैं, अनेक किस्से कहानियाँ लेते हैं अपने नाटकों के अंदर। जब अपने नाटक की किसी विशेष बात को उन्हें बोलना होता है, तब कभी द्रौपदी का नाम, कभी युधिष्ठिर का नाम, कभी कृष्ण का नाम, ये सब इसमें लिया जाता है। तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। वर्णित काल के वन व्यवस्था की 3 विशेषताएं। वर्णित काल की वन व्यवस्था, अभी पीछे प्रश्न आया था जाति व्यवस्था की 3 विशेषताएं, और ये क्वेश्चन है वर्णित काल की वर्ण व्यवस्था की। तो आप ध्यान देना, क्वेश्चन वर्ण व्यवस्था का है, जाति व्यवस्था का है। तो वर्ण व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों ने दैवीय व्यवस्था बताया। वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में उच्च स्थान प्राप्त था। चारों वर्णों की जीविका पहले से ही निर्धारित कर दी गई थी। आपको पता है ब्राह्मण को क्या कार्य करना है, वैश्य को क्या करना है, शूद्र को क्या करना है। अभी हमने वन मार्कर में क्वेश्चन किया था, उसको आप डिटेल करके बड़ा करके लिखा सकते हो। तो अब हम बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। महाभारत दीर्घ प्रश्न है ये 8 नंबर वाले। महाभारत काल में स्त्रियों और पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति का अधिकार, इसका क्या अभिप्राय था? महाभारत काल में स्त्रियों तथा पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार से क्या समझते हैं आप? महाभारत के समय स्त्री और पुरुष संपत्ति पर भिन्न अधिकार रखते थे। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाता था, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी होता था। स्त्रियों को इस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं होता था, परंतु विवाह में मिले उपहार जो स्त्रीधन कहलाता था, इस पर स्त्री का अधिकार होता था। इस संपत्ति को उनकी संतानी विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। इस मारे उनके पति इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं था। स्त्री धन पर पति का कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन उनकी संतान उसको ले सकती थी। इस मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति या स्वयं अपने बहुमूल्य धन के छुपाकर जमा करने के विरुद्ध चेतावनी होती थी। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति या स्वयं अपने बहुमूल्य धन के छुपाकर जमा करने के विरुद्ध चेतावनी देती है। दूसरा प्रश्न है, क्या ये संभव है महाभारत का एक ही रचयिता था? जो महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? महाभारत का क्या एक ही रचयिता? हमने कहा भाट सारथी ने करा, साहित्यिक दृष्टि से हम कहते हैं वेदव्यास जी ने किया,
तो इसको गतिशील ग्रंथ क्यों कहते हैं? दोनों क्वेश्चन एक जगह मिला दिए। ये संभव नहीं कि महाभारत का एक ही रचयिता हो, क्योंकि यह लगभग 1000 वर्ष तक लिखी गई थी। 1000 वर्ष तक एक इंसान लिख नहीं सकता, तो इसके अनेक रचयिता होंगे। इसकी मूल कथा के रचयिता भाटसारथी थे, लेकिन बाद में इस पर ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया और उसकी रचना करी। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि महाभारत की रचना केवल संस्कृत भाषा तक सीमित नहीं है, इसको अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, इसका अनुवाद भी किया गया है। संस्कृत में है, अलग अलग भाषाओं में है, और फिर इसके बाद अनुवाद भी अनेक अनेक भाषाओं में हुआ है। तो महाभारत लगभग विश्व के सब भाषाओं में, अनेकों अनेक भाषाओं में मिल सकती है। महाभारत में भिन्न भिन्न कहानियों को समाहित किया गया है। बहुत सारी, एक मेन स्टोरी के अलावा बहुत सारी बीच में कई स्टोरीज उसमें आ जाती हैं। इन कहानियों में पत्थरों की मूर्तियाँ और चित्रकला द्वारा भी इन कहानियों को दिखाया गया। अलग अलग हम कहीं पहुँचेंगे तो मूर्तियों में, चित्रकला में महाभारत कहानी का प्रस्तुतिकरण हुआ है। महाभारत की कथाओं को नाटकों से, नृत्यों से और भिन्न भिन्न अन्य ढंग से भी प्रस्तुत किया गया है। महाभारत की रचना लंबे समय तक होती रही है, अलग अलग समय में होती रही है, और उसके रचयिता भी अलग अलग लोग ही रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग टाइम पे लंबे लंबे समय तक होती रही है, तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसकी रचना की होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। उसके बाद एक प्रश्न आपका ये, उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। अब विवाह के कुछ नियम बने थे, क्या इसका सर्व जगह अनुसरण होता था? तो क्वेश्चन है, इसका सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। उन्हीं पॉइंट्स पे, उन्हीं साक्ष्यों पे बात करनी है। बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणों के बनाए हुए नियमों का पालन सब जगह नहीं होता था। कुछ समाज में भाई बहन, चचेरे मौसेरे से खून का रिश्ता माना जाता था, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं था। कुछ जगह चचेरे भाई बहनों के साथ खून का रिश्ता नहीं मानते थे कुछ लोग। ब्राह्मणीय व नियमों के अनुसार बहिर्विवाह को सही माना जाता था। ब्राह्मणीय बहिर्विवाह को पसंद करते थे, लेकिन कई जगह पर एक ही गोत्र के लोग आपस में भी विवाह कर लेते थे, जो ब्राह्मण पद्धति के अनुसार नहीं था, यानी सब लोग उसको नहीं मानते थे। सातवाहन राजाओं ने कई रानियों के विवाह के बाद अपने ही पिता का गोत्र धारण कर लिया। अब हमने बोला है कि शादी के बाद स्त्री का गोत्र अपने पति का गोत्र होता है, लेकिन जब हम सातवाहन राजाओं की रानियों को देखते हैं तो सातवाहन राजाओं ने कई रानियों के साथ विवाह किया, और इन रानियों ने अपने पिता का गोत्र ही रखा, अपने पति का गोत्र नहीं लिया। तो ये गोत्र परंपरा का अनुसरण नहीं हुआ ना। हमें यहाँ पर सिर्फ वही पॉइंट्स देने कि कहाँ कहाँ पर नियमों का अनुसरण नहीं हुआ। तो कुछ लोग इनको गोत्र के अनुसार विवाह नहीं करते थे। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से 4 पहले उत्तम माने गए, बाकी को सही नहीं माना गया, लेकिन फिर भी ये विवाह पद्धतियाँ लोगों में प्रचलित थी। जिनको उत्तम नहीं माना गया वो भी विवाह पद्धतियाँ लोगों में प्रचलित होती थी। ब्राह्मण लोग उसको अस्वीकार करते थे। सातवाहन राजाओं के परिवार विवाह के ब्राह्मणी नियमों का पालन नहीं करते थे। सातवाहन राजाओं ने, जैसे हमने बोला, वो नियमों का पालन नहीं करते थे। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। दक्षिण भारत में कई जगह अंतर विवाह पद्धति को भी माना गया है, यानी कि वो गोत्र के अंदर भी कई जगह दक्षिण भारत में विवाह हुए हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत कालीन भारतीय सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं पर निबंध लिखिए। तो महाभारत पे आपका ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं महाभारत कालीन। तो यहाँ पर समालोचनात्मक संस्करण V.S. कथांकर का नहीं है ये प्रश्न, गतिशीलता वाला भी नहीं है, ये है बस भारतीय सामाजिक जीवन की विशेषताएं महाभारत के समय में। समाज में वर्ण और जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था उस समय पर। वर्ण और जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मण अपर पोजीशन पे थे। शूद्रों और अस्पृश्य को निचले स्तर पर रखा गया था। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में चारों वर्गों की जीविका निर्धारित की गई थी। आगे जब हमने चैप्टर शुरू किया था, वीडियो स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर हमने चारों वर्णों के जीविका क्या होनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनके कर्मों के विषय में बात की थी। वो आप इसको एक्सप्लेन करके यहाँ लिख सकते हो कि ब्राह्मणों का वेदाध्ययन करना, यज्ञ कराना और इस तरह से विद्याध्ययन करना, ये सब उनके कार्य थे। दान देना, दान लेना, और इसके प्रकार फिर क्षत्रियों के कार्य, वैश्य के, शूद्रों के। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकता है, लेकिन ऐसे भी कई राजा मिले जो क्षत्रिय नहीं थे। क्षत्रिय राजा होते थे वो उनको बोलते थे, लेकिन कई राजा ऐसे भी थे जो क्षत्रिय नहीं थे। ब्राह्मणों ने कहा नए समुदाय को, जो भी नए समुदाय हैं, तो जो उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में नहीं ले सकते, उनको सबको जातियों में विभाजित कर दिया। वर्ण केवल सिर्फ 4 थे, लेकिन जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। तो ये इनका सामाजिक जीवन था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, एक प्रश्न हमारा और आ जाता है, महाभारत के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत जो है, इसके प्राचीन नाम इसका क्या है? एक सेकंड बेटे, अभी करते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं।
इसकी रचना लगभग 1000 वर्षों तक होती रही है। इसके मूल रचयिता भारसारथी थे, जिन्हें सूत भी कहा जाता है। महाभारत काल प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। महाभारत से उस समय के सामाजिक नियम, वन व्यवस्था, आचार संहिता की जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच के विवाद को विस्तार से पता लगता है। महाभारत में इसकी मूल कथा भारसारथी द्वारा लिखी गई थी, लेकिन बाद में इस पर ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया और इसे लिख लिया। ये सारे पॉइंट्स हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये प्रश्न आपका ये था कि भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत की मूल विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये सारी बातें आपको पहले से ही पता है। एक इसका नाम जय संहिता है, इसको और ध्यान रख लीजिए। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, तो इसके साथ बेटे आज का ये वीडियो हमारा फिनिश होता है। मेरे को ऐसा उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे हैं। 2-3 बार वीडियो को सुन लेंगे तो सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ठीक प्रकार से तैयार हो जाएंगे। वीडियो को देखो और फिर इसके बाद कमेंट्स करिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने कौन सा चैप्टर किया है? हमने बंधुत्व, जाति और वर्ग पे तीसरे पार्ट के ऊपर हमने ये इस पार्ट को करा है। इसके साथ ही हम बेटे फिर ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय।